रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके, चलो। तो आज हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्टली मैं भागूंगा क्योंकि हम लोगों ने देख करना है सब कुछ। अ, 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 अ। अब यहाँ से हमने केपलर्स लॉ से स्टार्ट किया था, याद है। केपलर्स लॉ को हमने छोड़ा था कि चलो केपलर्स लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग केपलर्स के तीनों लॉ के बारे में, मैं अभी केपलर्स लॉ प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ। दैट इज समथिंग डिफरेंट व्हेन आई एम प्रूविंग इट एंड आई एम असर्टिंग इट। असर्टिंग मींस मैं लॉ क्या होता है वो बता रहा हूँ। दैट इज वेरी, इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो लॉ कहता है कि ईच प्लैनेट, जो पहले हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ये सारा ऑब्जर्वेशन किया गया था, गैलीलियो गैलीली, केपलर, न्यूटन, बहुत उससे पहले रीन डिकार्ट्स एंड बहुत लोग जो थे ज्योमेट्री से समझने की कोशिश करते थे कि क्या हो क्या रहा है, और उनके प्रिंसिपल्स वैसे दिया करते थे। तो उनके जब आप बुक्स पढ़ोगे तो बहुत सारी ज्योमेट्रीज दिखेंगी उसके अंदर, हालांकि वो तो बाद में कभी कोई फिजिक्स में रिसर्च करता है। तो प्रिंसिपिया जैसे बुक ऑफ जो न्यूटन ने लिखा था, उसके नाम, बुक का नाम था प्रिंसिपिया। उसके आप बुक्स देखोगे तो लॉज ऑफ मोशन उन लोगों ने बहुत ही, उस समय डेरिवेशंस थोड़ी चलता था। मतलब डेरिवेशंस मतलब कैलकुलस थोड़ी था उतने फॉर्मेट में। न्यूटन और लेबनिज साहब तो उस समय कैलकुलस बना रहे थे, और सब उस समय कैसा था, ज्योमेट्री के बेसिस पे था। जैसे हम लोग क्लास 10th में प्रूव करते थे, थ्योरम्स बने रहते थे कि प्रूव दैट दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, ऐसे करके वो सारे कुछ डाले हुए रहते। तो मैं अभी केपलर्स का पहला लॉ असर्ट कर रहा हूँ। पहली बात, ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकियाई ऑफ द इलिप्स। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे सर आप देख लो, आप जान लो कि प्लैनेट जो क्या करेगा कि किसी भी जो स्टार होगा, अगर मैं इन जेनरिक बात करूं प्लैनेट का, तो कोई भी प्लैनेट अपने स्टार के चारों ओर एक कैसे ऑर्बिट में घूमेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और सन जो होगा इसका एक फोकस पे एग्जिस्ट करेगा, कोई भी एक फोकस पे। ऐसा नहीं है कि यही फोकस पे। इसके देखेंगे इलिप्स के, अगर हम देखते हैं जिसको मैथमेटिकल्स, अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि इसके दो फोकस होते हैं, एक एश डैश होता है, एक एस होता है। तो इन दोनों में से किसी जगह पे एग्जिस्ट करेगा। इसके एग्जिस्टेंस के बाद दो पॉइंट्स फिक्स हो जाएंगे। क्या होगा, ये होगा पेरीहीलियन और एप्लीहीलियन। पेरीहीलियन और एप्लीहीलियन ऐसे ही कुछ कहते हैं, ठीक है। अलग अलग तो साउंड हो सकता है, हीलियन भी बोलता है, हीलियन भी बोलता है कोई। पेरीहीलियन अगर मैं बोलूं या एप्रीहीलियन बोलूं, तो इसमें आपको समझना है कि पेरीहीलियन मतलब सबसे पास वाला, सन के ये फोकस के सबसे पास वाला पेरीहीलियन बनेगा, और दूर वाला क्या बनेगा, एप्लीहीलियन बनेगा। अरे बाप, इतना साउंड कहाँ से आ गया अचानक से। अरे कौन सा साउंड भेज रहा है भैया, एनर्जी मत भेजो सिस्टम में, सिस्टम अनस्टेबलाइज हो जाएगी। साउंड के फॉर्मेट में भेजते हो, साउंड एक एनर्जी का फॉर्मेट है, मत भेजो। ठीक है, सिस्टम पहले ही से बहुत डिस्टेबलाइज है, बहुत फास्टली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, टू बी जिसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आपको, जैसे ये 2a दिख रहा है, दिस इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। what is the length of the major axis, 2a, and what is the major length of the minor axis, 2b. What is the length of the semi minor axis, that is b. semi minor axis यानी इसका आधा, सेमी आधा। What is the length of the semi major axis, that is a. ये बात याद रखिएगा, सबका ध्यान में रहेगा। ये हम ऐसे बांटते हैं, आप कहने के लिए इसको कह सकते थे, इसको एल और बी भी बोल सकते थे, इसको क्या जरूरत था कि सर 2a में बांटे। तो ये चीजें याद रखिएगा। इसको आप जब मॉडलिंग कर रहे हैं तो हमने डेरिवेशंस किस बेसिस पे किया है, जब हमने डाइपोल पढ़ा था तो उसके बीच में सेपरेशन कैसे माना था, उसको एल भी बोल सकता है कोई, लेकिन हमने 2a माना था उसको। ठीक है, तो इन चीजों को माइंड में इसी के लिए रखा जाता है कि ठीक है, इस डायग्राम को आप याद करोगे, ऐसे कहोगे कि अच्छा एक फोकस पे कोई ना कोई सन एग्जिस्ट करेगा, जो प्लैनेट होंगे वो इलिप्टिकल पाथ ऑर्बिट पे ही घूमेंगे। उस जो ऑर्बिट का होगा, उस ऑर्बिट, क्योंकि वो एक इलिप्स बनता है सर, तो इलिप्स के केस में सर मेरे को याद है सर कि इसके दो एक्सिस होंगे, एक को कहेंगे सेमी माइनर, एक को कहेंगे माइनर एक्सिस, और एक को कहेंगे मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ 2a होता है, और इसी को a को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, और मेजर एक्सिस का लेंथ 2a होता है। ठीक है, और ये चीज याद रखेंगे, ये पहला मैंने स्टेट किया कि ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा मैं स्टेट क्या कर रहा हूं कि
radius vector joining the sun to any planet sweeps out equal area in equal interval of time. It means, आप याद कीजिए, जब मैंने आपको बोला था कि बेटा याद करो, अरे रे तुम अभी चलो मत यार, अभी बोला कि अगर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, अगर ये दोनों बराबर है यानी यूनिफॉर्म नेचर है, यानी आप कहिए कि इसने डेल्टा एस कवर किया इस डेल्टा टाइम में, या डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट आप कह लीजिए, तो ये टाइम अगर आपके पास ये इंटरवल फिक्स है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कहां से आपने लिया है, T2 माइनस T1 से लिया है कि T3 माइनस T4 लिया है कि T5 माइनस T6 लिया है, कैसे भी लिया, कोई भी, जब तक ले इसकी वैल्यू सेम आ रही है, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, अगर ये सेम है तो इस डेल्टा टी में जो एरिया स्वाइप करेगा प्लैनेट, वो क्या होगा, सबका सेम होगा, दैट इज ए एंड ए, तीनों में इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है कि द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सन, वो क्या है सर, टू अ प्लैनेट, ये होता क्या है सर, तो मैं बोलूंगा कि ये देखिए, यहाँ पे एक आपने क्या किया, ये देख रहे, ये चीज देखिए, ये है रेडियस वेक्टर, ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है 180 डिग्री ऐसे बाई थीटा समथिंग घूम रहा है 360 डिग्री तक, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या होगा 360 पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो यहां से इसने जो स्वीप किया है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये वाला जो इसने क्या किया, घूमते घूमते जब यहां आ गया तो इसने ये एरिया क्या किया, स्वाइप कर लिया, तो इसके लिए T1 लगा है, इसके लिए T2 लगा है, तो A2 बाई T2 इज इक्वल टू A1 बाई T1। ठीक है, यहाँ पे T2 और T1 इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये T2 और T1 क्या है, मोमेंट्स है, मोमेंट ऑफ द टाइम, जैसे ये बोल रहा हूं कि मैं 4 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक का मोशन, डेल्टा टी क्या होगा इसके लिए 2 सेकेंड। ठीक है, वो है ये डेल्टा टी वाली बातें, डेल्टा टी, और ये A1 क्या है, उसके अंदर जब एरिया स्वाइप हो गया, यानी T1 इंटरवल में इसने A1 एरिया कवर किया, T2 इंटरवल में A2 एरिया कवर किया, तो क्योंकि इसका एरियल वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इसी के लिए A1 बाई T1 इज इक्वल टू A2 बाई T2, और जितने भी आते जाएंगे जो भी अलग होंगे, तो मान लेते हैं कि T3 एक टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में A3 करता है वो स्वाइप, तो वो भी इसी के बराबर होते जाएगा, और दैट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, इसके प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूं, इसके प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूं, ये चीज आपको याद रखना। और एरिया वेलोसिटी होता क्या है, एरियल वेलोसिटी मतलब द एरिया स्वाइपिंग बाय द रेडियल वेक्टर पर यूनिट टाइम। इसको यहां तक जाने के लिए टाइम भी तो लगेगा भैया, तो ये डेल्टा टी बन जाएगा, और इसके अंदर जो एरिया कवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, A1 हो, ए मान लेते हैं अभी। अब इस डेल्टा टी को अप्रोच कर देंगे क्या dt के पास, यानी बिल्कुल जीरो, छोटा कर देंगे, इसको बोलेंगे चलो तुम बहुत नजदीक चले जाओ, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा वो क्या होगा, dA आएगा, तो dA बाई dt आपके पास एरियल वेलोसिटी है। ये बात समझ में आ गया, और ये कितना होता है, L बाई 2m होता है। L क्या होता है सर, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ये बात समझ में आई, यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर। ऐसे एक बार जल्दी जल्दी में बता सकते हो क्या A इंटू डी टी कैसे हम इसको करेंगे, तो इस चीजों के लिए शॉर्ट जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूँ, देखो होता क्या है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में और ये सब कुछ देखोगे, प्रूफिंग का मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, ये v स्पीड से नाच रहा होगा अपने v स्पीड से, और ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्पीड चेंज भी होती है अलग अलग पोर्शन पे, यानी ऑर्बिट के अलग अलग पॉइंट पे प्लैनेट की अलग अलग स्पीड होती है, सर्कुलर जब हो जाएगा तो सेम स्पीड हो जाएगी, इलिप्स पे होगा तो अलग अलग स्पीड होगी। इसी के लिए क्वेश्चंस आएंगे कि सबसे फास्ट कहां पे होता है, तो सबसे फास्ट यहां पे होता है, इसका कारण भी देखेंगे, इसका कारण भी आके दिख जाएगा।
ठीक है, तो ये चीजें क्या करती है, अलग अलग स्पीड से नाचते रहती है। तो यहां से इस dt टाइम के लिए ये यहां तक गई होगी, तो इसने कितना आर्क लेंथ कवर किया होगा, आर्क लेंथ कितना कवर किया होगा, दैट इज v dt। अरे ये क्या हो रखा है, एक सेकंड, लैग क्यों कर रहा है। ठीक है, ये VDT होगा, ये छोटा सा इस आर्क लेंथ को कहूंगा तो ये आर्क लेंथ होता है VDT। अब इस VDT में इसने क्या किया होगा, ये ट्रायंगल की तरह बन जाता है, ये देखिए ट्रायंगल की तरह बन जाता है। अगर इसका आर्क लेंथ आपका ये देखिएगा, इसको इलिप्स के केस में पढ़ते हैं, जब इसने आर्क लेंथ अगर बना रखा है कितना, तो आप बोलोगे सर VDT, और इसका आर्क लेंथ है ये वाला, और इसका रेडियस R है, तो इसके अंदर एरिया कितना कैप्चर हुआ होगा, और इसका अगर थीटा डी थीटा है, तो ये वाला उस समय क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब डीप में नहीं जाना है कि इसका एरिया कितना आता है, फिर उसके बाद उसको रखेंगे, और फिर एरियल वेलोसिटी का अर्थ क्या हो जाएगा, एरिया स्वाइप्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन दैट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो उसको ये रिजल्ट याद रखेंगे, कि रिजल्ट ये याद रखेंगे कि ये चीज ट्रायंगल बनती है और वो सब निकाल के लाते हैं, ये रिजल्ट याद रखेंगे। दैट इज dA by dt, दैट इज द एरियल स्पीड बोल दो इसको, अगर वेक्टर में नहीं लिखा हुआ तो। जब वेक्टर फॉर्मेट में होता है तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो एरियल स्पीड जो होती है हर प्लेनेट की, वो कांस्टेंट होती है, L/2m होता है। ये L क्या होता है सर, ये होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट। आप एक और बात जानोगे, एक बात जानते हो कि नहीं आप, इस चीज को जानते हो कि नहीं, व्हाट इज टाउ, टॉर्क इज R क्रॉस F। तो इसका अर्थ क्या होता है सर, कि यहाँ पे अगर प्लैनेट है सर, और ये प्लैनेट पे क्या, अगर एक कोई फोकस पे, मैंने इस पे रख दिया, सन को रख दिया, ठीक है, इस सन को रख दिया, इस सन को जब रख दिया, तो यहां से ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, एक सेंट्रल फोर्स है, हमेशा देखो एक सेंटर पे लगेगा। अब देखो इसी लाइन पे आपका आर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसी लाइन पे आपका फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये फोर्स का वेक्टर हुआ, ये आर का वेक्टर हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री बना रहे हैं। यहां पे मैग्नीट्यूड क्या आता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूं तो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो आर एफ साइन थीटा जब होगा, तो यानी यहां पे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। साइन का आप जब ग्राफ देखोगे तो ऐसा आता है 180 डिग्री पे, यहां पे यानी ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये ऐसे बढ़ते जाता है 3π/2, और यहाँ 0π, और यहाँ 2π, ये वाला, और ये वाला है 3π/2, समझ गए। तो ये यहाँ पे देखोगे 0, यानी इस पे टॉर्क कभी भी नहीं लग रहा है, यानी टॉर्क नहीं लग रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं सर। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो भैया एंगुलर मोमेंटम के लिए फिर वही वाली बात, इसका डेफिनेशन यूज करेंगे, R क्रॉस P। किसी प्लैनेट का जितना मोमेंटम है और वहां से वो आर वेक्टर कैसा बन रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल आ जाएगा। तो यानी सर इसके हर पॉइंट पे एल तो सेम होगा इस प्लैनेट का सर, क्योंकि टॉर्क तो लग नहीं रहा है। हाँ स्पीड चेंज हो रही है वो अलग बात है सर, ऐसा भी हो सकता है क्या, स्पीड चेंज हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम तब भी कंजर्व बना रहेगा, भैया आर क्रॉस पी है ना, आर भी तो चेंज हो रहा है इसके साथ। इस पॉइंट पे अगर तुम पी देखने जाओगे, पी चेंज हो रहा है, मास ऑफ प्लेनेट तो चेंज नहीं होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी, तो उसके हिसाब से आर भी तो चेंज हो रहा है। ऐसा चेंज होता है कि पूरा एल हर पाथ पे, हर पॉइंट पे ऑर्बिट के वो कांस्टेंट बना रहता है। और वो कैसे निकालते हैं, तो हम ये इसी के लिए तो बताए थे भैया, हमने क्या अपने मन से, हमें कोई मतलब है कि हम ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस करेंगे, पेरीहेलियन और एप्लीहेलियन क्यों होता है। तो यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा आर वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं सर, यहाँ पे बेनिफिट है निकालने के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या दे रखा है R1, यहाँ पे वेलोसिटी है प्लेनेट की V1। अब देखो R क्रॉस P लगाता हूं तो सबसे फायदेमंद होगा, क्योंकि क्रॉस यानी साइन थीटा,
साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का भैया, तो साइन थीटा यहाँ पे 90 है तो 1 हो जाएगा, 90 पे 1 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ लग रहा है V1R1, तो इसका यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा MV1R1। अब बताओ यहाँ पे भी तो वही रहेगी, एंगुलर मोमेंटम तो वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं इसकी स्पीड यहाँ पे, या वेलोसिटी तो ऐसे डायरेक्शन से दिखा दिए, इस वेलोसिटी का जो लेंथ है, इस एरो का लेंथ है, यानी मैग्नीट्यूड, यानी उसकी स्पीड क्या है, तो V2। और यहाँ पे अपना इसका ये वैल्यू होगा R2, क्योंकि भैया ये रेडियल वेक्टर कौन सा होगा, यहाँ पे सन से फोकस से को ज्वाइन करते हुए इस प्लैनेट को ज्वाइन करना है, तो ये हो गया R2। ये देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है सर, तो यहाँ पे दिस शुड बी इक्वल टू m टाइम सर V2R2, यानी V1R1 V2R2 हमेशा ऐसा बना रहेगा। और ये क्वेश्चन देता है बहुत जगह, क्या करेगा ना, यहाँ पे बोल देगा प्लैनेट की स्पीड ये है और इसका जो R1 का वैल्यू पड़ता है, यानी जो सन से, यानी जिस फोकस पे वो सन रखा हुआ है वहां से आपका ये पेरीहेलियन का डिस्टेंस कितना है, R1 दे रखा है, यहाँ पे R2 दे रखा होगा, बोलेगा कि यहाँ का पे स्पीड बताओ प्लैनेट का। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। और इसी से आता है, इसी से सब कुछ आता है। एरियल वेलोसिटी, हमारे पास एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट बना रहेगा। तो आप बोलिएगा एरियल वेलोसिटी में आपको मैंने बताया था एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो स्वाइप कर रहा है इसका कैसे स्वाइप कर रहा है, इसको दो ढंग से स्वाइप किया जा सकता है। कोई P' से P पे तरफ भी जा रहा है, तो P से P' की ओर जा रहा है तो देखिए कुछ अलग डायरेक्शन बन रहा है। अगर मैं वही P से इधर की ओर जाऊंगा तो अलग डायरेक्शन बन रहा है। मैं थंब का डायरेक्शन देखिए, दिख रहा है ना सबको, देखो मैं भी देख लेता हूँ। हाँ ये देखो, अभी देखो मैंने क्या किया, ऐसे ले गया, ऐसे जा रहा प्लैनेट, ऐसे किया, अब मैं ऐसे गया, यही दो पॉइंट के बीच में, एक बार ऐसे गया एक बार ऐसे गया। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होता है कि इसके एरियल वेक्टर्स के डायरेक्शंस भी होते हैं, लेकिन अभी आपको मैग्नीट्यूड पे पूछा जाएगा, इसी के ऊपर रहता है, क्योंकि एरियल वेक्टर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में क्या चिंता मुझे भैया, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना रहेगा, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो L/2m, 2m किसका है सर, प्लैनेट का है सर, तभी तो आएगा। देखो ना dA/dt, ये होता क्या है, dA/dt एक्चुअली होता है हाफ टाइम्स R क्रॉस P, P नहीं V। और यही देखिए ऊपर नीचे मास मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे मास मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, L बन जाता है, तो L/2m आता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सीन दूसरा, तीसरा लॉ का। तीसरा लॉ कहता है कि the squared of the planet time period of the revolution is proportional to the cube of, अगेन मैंने अब आपको बोला था कि सेमी मेजर एक्सिस जैसे नाम आएंगे, सेमी मेजर एक्सिस हमने जो मॉडल बना रखा है उसके बेसिस पे क्या होगा, क्या वो स्मॉल a होगा कि नहीं, जो हमने पीछे पढ़ा रखा है अभी आपको। यस सर। और 2a क्या होगा, मेजर एक्सिस का लेंथ, मेजर एक्सिस होगा, सेमी मेजर एक्सिस 2 मतलब a, ये हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर्ड ऑफ द प्लैनेट्स का टाइम पीरियड, भैया एक प्लैनेट जहां जिस पॉइंट से आपने ऑब्जर्वेशन किया था वो फिर से वहां पे पूरे घूम घाम के ऐसे अच्छे से मना के, दिवाली मना के, होली मना के, ईद मना के, गुरु पर्व मना के, क्रिसमस मना के फिर पहुंच गया यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। और ए तो आपको मालूम है ही, तो यहां पे अगर ऐसा है तो भैया ए ऐसा होगा। जो नहीं है कि आप यहीं से कहीं से भी उठा सकते हो, टाइम पीरियड नापना है आपको, पूरा कंप्लीट करके आएगा ना, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगा वहां पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा a, और a इसका लेंथ, और ये सी पे इसी मेजर एक्सिस पे ही क्या होता है, फोकस लाई करता है। तो मेजर एक्सिस पे एक पॉइंट पे हमने यहां बना दिया, सन बना दिया, ये प्लेनेट नाचते रहो तुम। तो इसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर्ड होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, a³ होगा।
ठीक है, ये जेई में बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, आपके ऊपर उतने नहीं बनेंगे। सर ऐसा क्यों बोलते हो सर, नीट वाले क्या कुछ गुनाह किए? हाँ बच्चे, आपके पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ज्यादा सोचने के लिए नहीं बैठा है। इसके ऊपर एक ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं गो थ्रू करवाते चलूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आप पढ़ क्या रहे हो और कैसे वो चीजें निकल रही है। तो ये चीजें टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आर के जगह ए, यही है, आर और ए सेम है, आर एन ए आर सेम, यहाँ पे जो फॉर्मूलाज में लिखा है। तो ये फॉर्मूलाज लास्ट में, इससे प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यानी इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो के ए क्यू, तो के का वैल्यू ये आता है लास्ट। अरे भैया इसमें आर को क्यों उठा लिया, इसको लो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इस चीज का हमेशा अब हम फायदा उठाते रहेंगे। और यहां देखिए एक वर्ड जी इफेक्टिव क्या है, जी इफेक्टिव आप समझ लीजिए, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये एक 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 मिस्टेक हो गया, एक मिस्टेक हो गया है, अरे ये तो मिस्टेक है, इसको चलो एक मिनट के लिए, जी इफेक्टिव नहीं एम इफेक्टिव है। अरे भैया तुम क्या इसे गलत टाइप कर देते हो, ये रहा, ठीक है, इसको भी ए ही बना देते हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए सिस्टम जो चलेगा। ये भैया तुम थोड़ा ऊपर चले जाओ, तुम अपना आ जाओ, ये रहा, ठीक है। ये वाला आपके ऊपर जाता है, एम इफेक्टिव वाला क्वेश्चंस नहीं आते। ये था क्या आपके पास, ये देख लीजिए, एम इफेक्टिव क्यों हम बोल रहे हैं। सेम चीज होता है कि इस, आप मान लेते हैं कि एक आपके ऊपर क्वेश्चंस और डेप्थ वाले कैसे बनते हैं। ये जो है आपके जो सन के चारों घूम रहा है, अगर कोई गैलेक्सी होती, या आप समझिए कि अभी सन का बर्थ हो रहा है, तो सन का बर्थ हो रहा है तो बहुत वो क्या होता है, गैस का क्लाउड होता है। तब क्या होता है कि बहुत सारे प्लैनेट उसके अंदर में भी रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ पे। अब वहां पे हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो इसका इस्तेमाल होता है एम इफेक्टिव का। अगर मैं जो बाहर से कर रहे हैं, जो बाहर से कर रहे हैं, जो उस स्टार के बाहर अगर ऑर्बिट पड़ती है, तब वहां पे एम इफेक्टिव मास ऑफ द ये सन हो जाता है। ये बात समझ में आ गई है? ये आपके लिए ज्यादा नहीं काम कर, आपके लिए मास इफेक्टिव मतलब सन का ही मास रखना है आपको, ठीक है। तो इस चीजों के लिए ये जेई वालों के बच्चों के लिए होता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे एक दो, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सेम सेम चीज स्टार्ट होगी कि ये पूरा जो क्लाउड है, ये कोई यूनिफॉर्म डेंसिटी का बना हुआ नहीं है, इसके अंदर हर जैसे जैसे ऊपर बाहर की ओर जाएंगे डेंसिटी घटते जाती, कोर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, फिर उसके हिसाब से कोर के अंदर ज्यादा डेंसिटी होती है, ये स्टार के फॉर्मेशन की स्टोरी होती है कि जब कोर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है तो फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट प्रेशर बनता है, क्योंकि इस चीजों को अब रेडिएट आउट कैसे करेंगे, डेलिकेट बैलेंस को कैसे करेंगे, अंदर की ओर सब कुछ खींचा जा रहा है, फ्यूजन स्टार्ट होता है, फ्यूजन से क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, इससे पार्टिकल को बाहर की ओर जाने का मन करता है क्योंकि वो बहुत फैलना चाहे। अब इन चीजों का डेलिकेट बैलेंस बन जाता है एक टाइम के बाद, और स्टार तब जाके स्टेबल बन जाता है। पहले तो वो क्लाउड रहता है गैस का, वो धीरे 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 सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, अब ज्यादा सिकुड़ रहा है तो अंदर में पूरा डेंसिटी बढ़ने लगती है, ज्यादा डेंस होने लगता है, अचानक से पूरा अंदर में क्या होने लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस टेम्परेचर इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वो टूटने लगते हैं, और टूटते टूटते फिर वो क्या होता है, न्यूक्लियस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बच जाते हैं, जिसको प्लाज्मा स्टेट का एक पहला पास बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कोलिजन्स होने लगते हैं न्यूक्लियस की, और फिर वहां पे फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होने लगता है, दो न्यूक्लियाई मिलके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाए जा रहा है।
तो ये प्रोसेस सन का ये पूरी स्टोरी बताता है। तो उस समय अगर मान लो कोई प्लैनेट यहाँ पे घूम रहा है, अगर मान लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट ए पे घूम रहा है, ये खासतौर से सर्कुलर ऑर्बिट के लिए भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ के लिए फिर वही वाली बात हो जाएगी, एम इफेक्टिव मतलब इसके अंदर वाला मास पूरा। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये इस प्लैनेट पे घूम रहा है, अगर मान लेते सर्कुलर का ही सिर्फ केस लेते, आपके ऊपर इलिप्टिकल का नहीं आएगा कि ये प्लैनेट क्या है इसके ऊपर, क्योंकि आप एक बात रखिएगा, इलिप्स भी कैसा एक केस है, वो केप्लर्स के फर्स्ट लॉ को ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर पाथ कैसा, सर्कल कैसा है, इलिप्स का एक ऐसा पार्ट, अगर इस फोकस को दोनों को हम एक दूसरे की तरफ मिलाना स्टार्ट कर दें तो यहां पे जाके मिलता है, और यही हो जाता है जब दोनों फोकस एक साथ कोइंसाइड हो जाते हैं, उसी को तो कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफिक इलिप्स होगा जिसको हम सर्कल कहेंगे। उस केस में मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने आर, ये क्या है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इस ऑर्बिट के अंदर टोटल मास कितना है उसको कहते हैं एम इफेक्टिव। आप यहाँ पे देखिएगा कोई भी प्लेनेट जो बाहर की ओर कर रहा है उसके लिए एम इफेक्टिव सबके लिए क्या होगा, मास ऑफ द सन। तभी तो उसने फॉलो किया कि देखिए ये तो कांस्टेंट बन गया सब प्लैनेट के लिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम मास ऑफ द सन इंटू ए क्यूब, ये सबके लिए सेम है सारे प्लैनेट के लिए। तभी तो उनके प्लैनेट के T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर ये क्या होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमेशा, कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा A1 क्यूब बाई A2 क्यूब। और A1 क्या है, उस प्लैनेट के जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस, ये दूसरा प्लैनेट होगा उसका जो इलिप्टिकल पाथ है उसका अपना सेमी मेजर एक्सिस। और भैया ये दूसरा वाला ऐसे घूम रहा होगा इसके ऊपर चारों ओर ऐसे, तो T1 किसका है, T1 प्लैनेट 1 का है, इसका है, और T2 क्या है, इसका है, लेकिन दोनों के लिए एम इफेक्टिव तो सेम है, तो इसके लिए कांस्टेंट कैसा बन रहा है, सेम बन रहा है। हाँ ये वाला केस अंदर के लिए चेंज हो जाता है, अंदर के लिए कोई प्लैनेट यहां घूम रहा है तो उसके लिए भैया एम इफेक्टिव ये वाला आएगा, यहां घूम रहा है तो उसके लिए एम इफेक्टिव ये वाला आएगा। ये बात समझ में आ गया सबको? तो ये चीजें होती, अब यही देखिए यही क्वेश्चन, इसको बोल दीजिए अच्छी गंदा है ऐसे करके भी, ये नीट के लिए नहीं जेई वालों के लिए, लेकिन आपके लिए रखा है कि आप समझो इससे कैसे। द मास डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज एज अ, एक मिनट इसको रीड करें, वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ के बाई आर। देखिए जैसे जैसे आर बढ़ेगा क्या डेंसिटी घटेगी, ये वही वाली कहानी हो रही है, गैलेक्सी है एक स्फेरिकल गैलेक्सी, मान लीजिए एक स्फेरिकल गैलेक्सी है, इसके यहाँ पे आपको इसके स्फेरिकल गैलेक्सी के सेंटर से किसी पॉइंट आर पे आपको अगर इसकी इस गैलेक्सी की इस पॉइंट पे आपको अगर डेंसिटी बतानी है, मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, तो वो बताएगा रो एज अ फंक्शन ऑफ आर, एंड दैट इज गिवन टू यू के बाई आर। अब क्या करेंगे, यहां से आपको एम इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालते हैं, रो आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ऐसे ही तो मास निकालते हैं उसके अंदर वाले का इंटीग्रेशन, कहां से, आर स्मॉल आर को आपको 0 से स्टार्ट करना है, और जहां तक वो गया हुआ है ऑर्बिट का उसको मान लेते हैं इस ऑर्बिट का, इस पे प्लैनेट 1 रिवॉल्व कर रहा है, तो इस प्लैनेट का जो आपके पास रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट आएगा उसको मान लेते हैं स्मॉल r1, तो इसको स्मॉल r1 तक वैरी करेंगे। इन द रीजन, देखो अब इन द रीजन, अंदर में रीजन में स्मॉल स्टार इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ कैपिटल रेडियस ऑफ रेडियस कैपिटल आर, नाउ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी डिपेंड्स अपॉन आर, और इसका आंसर ये वाला आता है पता है, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होना चाहिए ना सर, क्योंकि आप आर जो बोल रहे हो आपने इलिप्स को सर्कल बना दिया, तो सर्कल से यहाँ पे जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, उसके लिए लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस हो जाएगा, और रेडियस जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द सॉरी लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये कैपिटल आर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए था, आर क्यूब मैं मार देता हूं सर, आर क्यूब में मार के आऊंगा सर, तो चीजें ऐसे नहीं होती है, क्योंकि ये बाहर में होता, अगर कोई भी प्लेनेट बाहर करेगा
वो स्टार के बाहर करते रहेगा, और जनरली प्लैनेट कभी भी अंदर में नहीं करते जब तक कि उसका बर्थ टाइम ना हो रहा हो। तो बाहर में करेगा तो हमेशा आप क्या बोलोगे, अरे सर केपलर साहब तुमने बोला था दिस इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। हाँ, अंदर में चीजें होती है चेंज, क्यों? क्योंकि वहां एम इफेक्टिव एक कांस्टेंट नहीं बना रहता, ए क्यू ही नहीं सिर्फ वैरी कर रहा है, एम इफेक्टिव भी आती है, इसी के लिए वहां पे थोड़ा सा चेंज आता है। लेकिन आपके लिए, नीट वाले बच्चों के लिए सोचना नहीं कि आपके हमेशा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके क्या होंगे, ऑर्बिट जो होंगे वो आउट ऑफ दिस स्टार होंगे, किसी भी कभी भी इनर रीजन पे नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, ये आपको बताने के लिए कि ऐसा होता है। तो फॉर्मूला आपके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। और आपके लिए एम इफेक्टिव वो समझ जाएंगे कैपिटल एम के बराबर होता है सर, अरे मुझे बता दिया है सर ने। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे आते हैं, ये वाला भी देखो, ये तो अलग अलग है। ये वाला आप क्वेश्चन कीजिएगा, ये वाला आप भी कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये वाला क्वेश्चंस में मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, पहले ही बता रहा, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ कैपिटल मास m and radius a is surrounded by a uniform concentric spherical shell। कॉन्सेंट्रिक यानी जो सॉलिड स्फीयर है सर, जिसका रेडियस a दे रखा है और इसका मास कैपिटल M दे रखा है सर, इस ये सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है। यानी कॉन्सेंट्रिक यानी इसका सेंटर और शेल का सेंटर भी मैच करेगा सर। तो इसको लेके एक दूसरा सर्कल बना दिया सर, मतलब यहाँ पे बना रहा हूं, ऐसे वो है स्फीयर, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, स्फीयर है वो। तो ये एक स्फीयर क्रिएट कर दिया सर, इसका रेडियस क्या रख दिया सर, अच्छा इसका रेडियस नहीं दे रखा, थिकनेस दे रखा है, दिस इज 2a, सो दिस इज 2a सर। और इसका इसका वाला का मास यानी ग्रीन से मैं लिखता हूं, ऐसे वाले क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं, ये हार्ड वाले में गिने जाएंगे। ये वाला क्या है, 2m है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट 3a यहाँ पे पूछ रहा है, अगर आपको कितना है तेरा? 91 है ना, मेरा 99 पर चुरा दिया है, 99 पे चोरी हो गए हैं। समझ में आया ना कि ये चीज है। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो सेम फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, अरे बच्चे बताओ सारी, अगर हमें स्फेरिकल केस में किसी पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो सर मुझे सबसे पहले फॉर्मूला ये वाला याद आना चाहिए। आर क्या है, उस पॉइंट से उस सेंटर के बीच का डिस्टेंस। एम इफेक्टिव सर, यहाँ पे एम इफेक्टिव सर, इसको अगर लेके स्फीयर बनाए तो सर 3a है ना। और अब ये देखेंगे कि अंदर वाला स्फीयर जो है उसका भी तो एक प्रकार से, इसका ये दोनों स्फीयर मिला के अगर एक जो कंप्लीट सॉलिड बन रहा है उसका भी रेडियस 3a है। और जो पॉइंट है यानी ये पॉइंट पी कैसा है, एक ये स्फीयर जो है हमारे पास नॉन होमोजीनियस स्फीयर है सर, इसका अंदर वाला कोर का डेंसिटी अलग है, बाहर वाले का अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सर आपके पास देखिएगा तो इसके इधर वाले का डेंसिटी कितना आ रहा है सर, तो कैपिटल मास कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4/3 पाई a क्यूब में। और यहाँ का देखेंगे सर तो यहाँ पे फिर निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, तो दैट इज यहाँ पे 2m, और वॉल्यूम में रख देंगे क्या, 4/3 पाई 3a क्यूब। ऐसा करेंगे, पीटेंगे तब तुम्हें, वॉल्यूम निकालना है। तो ये वाला होगा 4/3 पाई, आप देखोगे पहले वाला कितना हो जाएगा यहां से आपके पास, मतलब 3a क्यूब माइनस यहां तक आएगा a क्यूब, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये अंदर वाला ये शेल का, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे, इसकी अपनी डेंसिटी है, इसकी दो दो डेंसिटी है, यहाँ पे लगाएंगे एम इफेक्टिव कितना आएगा, आपको सोचने की जरूरत है क्या, एम इफेक्टिव यहाँ पे सीधे लिख देंगे, 3m लिख दोगे कि नहीं, लिखोगे कि नहीं भैया। आपको क्या बोला था, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से आपको एक स्फीयर क्या करना है, उसका रेडियस का एक स्फीयर बनाना है, उस स्फीयर के अंदर कितना है मास, वो होता है एम इफेक्टिव।
तो मैंने जो ये पॉइंट पी पे है, तो एक लोल भैया तुम्हें लिए ब्लू कलर का लाइन बनाते हैं तुम्हारे लिए, चलिए ठीक है, रंग बिरंगा प्रोड्यूस करना। ये रहा पी पॉइंट पे, तो इसको लेके एक पी पॉइंट से और इस सेंटर के बीच में डिस्टेंस 3a है, तो 3a का एक स्फीयर बनाएंगे। इस स्फीयर के अंदर मास कितना, दैट इज एम इफेक्टिव। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को यही से स्टार्ट करेंगे और ऐसे कर लेंगे, और ये जेई का क्वेश्चन है, हालांकि नीट में भी ये पूछे जाने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, हो जाएगा, सबसे हो जाएगा बच्चों लोग? नहीं सर, हमें कैसे आएगा है? सबसे हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना जो मैं करवा रहा हूँ? मैं फास्टली अभी नहीं करवा रहा हूँ, बहुत स्लो के लेके चल रहा हूँ ताकि कोई छूटे ना। ठीक है, गुरप्रीत बेटा, अंजलि बेटा, अंकिता बेटा, हेमराज बेटा, किरण बेटा, अंजलि बेटा, मीनाक्षी बेटा, पल्लवी, किरण, रिया, रेणुका, सानिया, संजना, यस सर। शालिनी और सिमरन, सिमरन टंडन, सोनाक्षी, यस सोनाक्षी, सर। सारे बच्चों का मैंने नाम ले लिया यस आज। सर। हैं? यस सर। कोई छूटा तो नहीं ना? अरे छूट गया सर, हम छूट गए सर, आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किए हो, मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगी। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले छोड़ देना। ये देखो वही वाली बात है, टेस्ट मास इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मास डेंसिटी। अब देखो यही वाली बात है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द आर एंड टी। ठीक है, तो ये सब चीजें उस समय पूछी जाती है, और ये क्वेश्चंस उनके अलग होते हैं ये, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि बाहर जो ऑर्बिट कर रहे हैं वो हमेशा यही रहेगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लगा के, आपका ए क्यूब लगा के सीधे काम कीजिएगा, उसमें कोई एम इफेक्टिव वाला कोई बात नहीं। और ये वाला क्वेश्चन आपको ये वाले आएंगे भी नहीं, ये सब जेई के हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी का आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। सब जगह ऐसे नहीं बोल दीजिएगा कि टी इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, अनलेस उसको फिर ऐसे फॉर्मूला, ट्रू फॉर्मूला ये होता है, कितना आता है, नहीं नहीं, अरे 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 अरे, देखो तो याद रहता है कि नहीं मास्टर साहब को फॉर्मूला? मास्टर साहब भी भूल जाते हैं कभी कभी फॉर्मूला, कहाँ गया? अरे कहाँ चले गए तुम? ये वाला था यहाँ पे, इफेक्टिव था आपके पास, हाँ ये देखो यही वाला फॉर्मूला है, 4 पाई स्क्वायर जी एम इफेक्टिव इंटू ए क्यू। और हमने जो अभी किया है, ये वाला भी वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये वाला आपके लिए क्या हो जाता है, मास ऑफ द सन, और ये कांस्टेंट बन गया सारे प्लैनेट के लिए, तो आपको यही फॉलो होता है। हाँ, लेकिन अंदर वाला जो होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, या आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सन का यूनिफॉर्म मास नहीं है, भैया आपने यहाँ से ऑर्बिट, अगर आपने सर्कुलर ऑर्बिट पे ही सिर्फ बात कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर ऑर्बिट बनाओगे तब भी तो मास इफेक्टिव इसके, अगर ये आप सन को होमोजीनियस भी नहीं मानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, तब भी ये फॉर्मूला फॉलो होते रहेगा। क्योंकि मुझे मास किसके अंदर चाहिए, इस स्फीयर के अंदर, जो कौन सी स्फीयर, द स्फीयर जिसका रेडियस होगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, उसके अंदर कितना मास पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कैसा भी हो आपके पास, सन होमोजीनियस सिस्टम हो या नॉन होमोजीनियस सिस्टम, तब भी सबके लिए फॉर्मूला यही पड़ेगा। ठीक है यार, ये एक दो क्वेश्चंस, हालांकि ये वाले आपको नहीं है पढ़ने, ये वाले नीट वालों के लिए नहीं। जी बात, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बताइए इसको, इसको पहले आराम से पढ़िए और बताइए, 2 मिनट टाइम।
हमारे आंसर आ चुके हैं, बच्चों ने कहा है। कोई बी बोल रहा है, हेमराज ने बी बोला है। मैं तो मैसे मारता हूँ भैया, मेरे तुम्हें तो मालूम है, मैं तो बहुत जीनियस इंसान हूँ, तो मैं ऐसे ही मारूंगा। कौन सा मारूं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, अप अबव इन द स्काई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। डी आ रहा है मेरे लिए, मैं तो डी मार दूंगा। मैं तो डी मार रहा हूँ भाई, बाकी कोई बच्चे देखते रहना, सब डी मार रहे हैं। सानिया बेटा का भी आया है, कोई मेरे साथ नहीं रहता है, सब तेज बच्चे हो गए, किसी को मैं बेवकूफ भी नहीं बना सकता हूँ। सबका बी, शालिनी बेटा का ए आया है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब ट्राई करो, कोई को किसी पे नहीं बोला जाएगा क्या, सब सब अपने अनुसार करो। मैंने जब मैं डी मास्टर डी मार रहा है तो भाई तुम क्यों नहीं मार सकते हो? और मास्टर ऐसे मार रहा है अक्कर बक्कर करके। सबका बी भी आ रहा है, एक शालिनी बेटे का उनका सिर्फ ए आया है। हाँ, सबका आ गया बी 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 बी। देखो सबका लगभग लगभग बी ही आ रहा है, हाँ हाँ सही है। ठीक है, इसको देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। द फिगर शोज द इलिप्टिकल पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, अबाउट द सन। ये क्या मतलब है सर? ठीक है, ये बात है, ये कोट क्या कर रहा है, एक प्रकार से केप्लर्स फर्स्ट लॉ को बता रहा है कि एक प्लैनेट है, सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। ठीक है, बड़ी बात क्या है, ये तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ है। फिर आगे, द टू शेडेड पार्ट्स हैव इक्वल एरिया। अच्छा, ये शेडेड पार्ट ये वाला जो है, इसका एरिया इक्वल है। ओके, अगर इसको मैं ए बोलूं, इसका एरियल मैग्नीट्यूड यानी एरिया स्वाइप जो किया है इसने, किसने? ये रेडियल वेक्टर्स ने, ये रेडियल वेक्टर्स ने जो इसको स्वाइप किया है उसको इक्वल किया है। ओके, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। सर देन, तो हमने बोला था T1 एंड टी, अच्छा दूसरा पार्ट भी है, इफ T1 एंड T2 भी द टाइम टेकन, यानी टाइम टेकन वाला है, यानी इंटरवल ये वाला यहां से यहां तक गया है, यहां से यहां तक जो गया होगा वो है T1 और T2। अच्छा सर, टाइम टेकन बाय द प्लैनेट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, अच्छा ए टू बी और सी टू डी, सी टू डी। ओके सर, ओके सर। देन टाइम के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्लैनेट अगर इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करता है अराउंड द सन, तो उसका क्या होता है, उस प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना होता है? तो उसको हम कहते हैं कि कोई कांस्टेंट होगा। तो यहां पे अगर मैं एरियल वेलोसिटी निकालता हूं, एवरेज एरियल वेलोसिटी, तो कितना एरिया स्वाइप किया? दिस बाई टाइम T1। ये क्या देगा? एरियल वेलोसिटी को मैं बोलता हूं वी, इसको बोलता हूं वी एरियल, अरे इसको थोड़ा वी एरियल, और क्योंकि हमने निकाला है ऐसे तो इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। भैया इस इंटरवल में कितना मूव किया, इसको इससे तो एवरेज आता है भैया। और दिस इज इक्वल टू, दूसरा है क्या बोला, यहां से यहां तक गया तो इसमें लिया है टाइम A2, इसको V1 बोलते हैं। तो V एरियल का एवरेज अब दूसरे वाले के लिए निकाले, दूसरे टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तो T A2/T2, क्योंकि A1 और A2 सेम है तो ये सेम हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, ये एरियल वेलोसिटी प्लैनेट के लिए तो कांस्टेंट बनी रहती है। ये तो ये कि इसका अर्थ क्या हुआ, V एरियल 1 इज इक्वल टू V एरियल 2 is equal to the instantaneous value of the aerial velocity, that is equal to the L/2m। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी को बस कंपेयर कर देंगे, A1/T1 is equal to A2/T2, because A1 and A2 are same, so they will cancel out, T1 is equal to T2। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? शालिनी बेटा आपने कैसे मिस्टेक किया था या कुछ क्या किया था? अरे बेटा देखो, अगर इक्वल एरिया अब कवर ये स्वाइप स्वीप कर रहा है ना, ये रेडियल वेक्टर या ये प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है ना, वो कैसी कांस्टेंट बनी रहती है। तो इस टाइम इंटरवल में इसने इतना एरिया किया है, तो उस टाइम इंटरवल में भी उतना ही एरिया करेगा अगर
टाइम इंटरवल सेम हो। तो इसका उल्टा भी ये कह सकते हैं कि अगर ये एरियल वेलोसिटी में अगर इसने एरिया ए किया है और इसने भी इस समय ए किया है तो इसके टाइम इंटरवल्स भी सेम होंगे। ठीक है, तो मेरा तो आंसर तो रॉन्ग रहता ही है हमेशा। मैं तो हमेशा पास भी नहीं हो पाता हूँ एग्जामिनेशन में बैठ के। ठीक है, तो ये आएगा। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? यस सर। अब Yes. देखो दूसरी sir. बात होता है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। अब आपको केपलर्स लॉ पे आई डोंट थिंक क्या प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चंस करने में आप आराम से लगा देंगे। दूसरी अब क्वेश्चंस करते हैं। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज से हम एक बात समझेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें। आपके पास कोई ना कोई प्लैनेट दिया रहेगा, या कोई ना कोई प्लैनेट नहीं, मैं बोलूंगा सोर्स मास कहूंगा उसको, बेसिकली सोर्स मास। कोई भी सोर्स मास हो, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पे डिस्क भी दिखेगा, ये डिस्क है पॉइंट, ये डिस्क का एक्सिस है, ठीक है ना। इस डिस्क के एक्सिस से ए से मैं उठा के बी तक रख दिया, कोई टेस्ट मास को उठा के ए से बी तक रख दिया, तो बताओ कितना वर्क हुआ, क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आई। ऐसे क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। एक्सटर्नल ने कितना वर्क किया, कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। क्वेश्चन बहुत जेनरिक है। तो इन चीजों के लिए आज हम एक बात समझते हैं कि निगेट, ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि ये होता है। और आज हम लोग अब यूज करेंगे WKT का इसमें। ये क्या है सर? वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ये स्टेट करता है, अगेन आई एम स्टेटिंग दिस, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जो आपके पास इसका एक प्रकार से मैं स्टेट कर रहा हूं कि द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स, बाय ऑल द फोर्सेस कह लो, बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल is always equal to the change in the kinetic energy of that particle। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आई? ये वो एक सेकेंड, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। सॉरी बेटा, 2 मिनट के लिए। सॉरी। ठीक है, तो ये चीज को हम अब हमेशा यूज करेंगे, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। मैंने क्या बोला? वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस ऑन दैट पार्टिकल, जिस पार्टिकल को हम ऑब्जर्वेशन में रखे। टेस्ट यहाँ पे कौन सा होगा? टेस्ट पार्टिकल, टेस्ट मास। तो टेस्ट मास पे टोटल फोर्स जितना उस पे एक्ट कर रहा है, उसके द्वारा वर्क जो होगा वो क्या होगा? उसके उस टेस्ट मास के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? आ गई तो बस यही बात है, बस खत्म हो गया। यहाँ पे चीज यहीं पे खत्म हो गया, खत्म, फिनिश, बस यहीं पे। अब देखिए, आपको मैंने क्या कहा था, ये देखिए, याद कीजिए। ये सोर्स चार्ज होता था जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाता था। किसी टेस्ट चार्ज को Q नॉट को क्या करते थे? इन्फिनाइट से उठा के कहीं पॉइंट P यहां तक लाते थे, P तक, जिसका कितना दूरी होता था? R तक। अब देखिए, यहां से उठा के लाने के लिए, यानी यहाँ पे P पॉइंट, ये Q नॉट चार्ज है किस पॉइंट पे? अभी मान लेते हैं Q पॉइंट पे। Q कैसा है? एक इन्फिनाइट पे। Q अप्रोचेस टू इन्फिनाइट, वो पॉइंट जो इन्फिनाइट पे एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे Q नॉट है। वहां से उठा के यहां तक लाए, कितने फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं? टेस्ट, ये इसके ऊपर कितने फोर्स, Q नॉट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? सर आप बोलोगे 2 फोर्स। एक तो ये आपके पास सोर्स चार्ज लगा रहा होगा, और एक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होंगे। मानते हैं Q से P तक क्या करता होगा? Q से P तक आपके पास क्या हुआ? पार्टिकल को आपने कैसे, आप डेफिनेशंस में जाना उस समय,
पोटेंशियल एनर्जी वाले में, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करते थे, क्यू से जब उठा के पी पे लाके रखते थे, उठा के रखना मतलब पता है इसका क्या है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब देखो क्या होता है, आपने उठा के यहां तक रखा तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑन दिस टेस्ट चार्ज कितना होगा, उसके जितने भी मतलब जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उसने वर्क किया होगा, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं रहा है सर, तो दिस इज जीरो। सो वर्क नेट क्या हो रहा है सर, दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, दैट इज द फील्ड, फील्ड का फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड प्लस दूसरा कौन, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। यही तो दो फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बाकी कोई नहीं है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड को हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड को लिखते हैं माइनस डेल्टा यू, और यहां से हमें ये पास क्या आ जाती है, यहां से हमारे पास देखो इज इक्वल टू, और इसको भी लिख दो भाई भैया, ये माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड देन वी हैव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। यहां से ये चीज आती है, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्यों बोला कि ये फॉर्मूला यूज करो, अब आपको मैं बताता हूँ क्यों। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने बोला एक क्वेश्चन डाला, यहाँ पे पार्टिकल है और यहां से यहां तक पार्टिकल गई, ए मानते हैं ए से कहां गई, बी तक गई, यहां कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी था और यहां भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना। जो पार्टिकल को हम ले जा रहे हैं यहां से पूरी तरह से वो रुकी हुई थे ना, यहाँ पे ले जाके रख रहे हैं तो पूरी तरह से वो रुकी हुई है, उस समय भी कुछ ना कुछ है काइनेटिक एनर्जी। आप क्या बोलोगे कि इसको ऐसे ही यूज करोगे, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ऑन दैट टेस्ट चार्ज will be equal to the change in the kinetic energy of that test charge। तो यहां पे आप बोलोगे कि क्योंकि सर देखो सर सिंपल सी बात है, हम अभी सबको आइसोलेट करके पढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड था तो हम ये मानते थे कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे सिर्फ ये एक ही फील्ड में रखा हुआ है, इस सोर्स के फील्ड में रखा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ दो ही फोर्स एक्ट करेंगे, एक मैं जो बाहर से लगाऊंगा और एक इसके कारण जो फील्ड के कारण में जिसमें है उसके कारण फोर्स लगेगा। तो मैंने इसी के लिए वर्क नेट डन वैसे वाले क्वेश्चंस में दोनों को सेग्रीगेट कर दिया, किस बेसिस पे, एक कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा होगा, एक एक्सटर्नल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो चेंज नहीं हुई है, यहां से पिकअप एंड पुट किया है, पिकअप एंड पुट में क्या होता है, इसमें जीरो होगी, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स हमेशा ये आता है, ठीक है। अलग अलग भी आ सकता है, अगर आपके पास यहाँ K1 होता और K2 होता तो यहाँ पे क्या लिखते, K2 माइनस K1, और ये हो जाता डेल्टा के, तो वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। यही बात देखिए ना, इमेजिन कीजिए कि बात तो सही कह रहा है ना कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो करना पड़ेगा उसको कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ होगा और कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ होगा, वही तो एनर्जी दिया होगा उस सिस्टम में, इस छोटे से टेस्ट मास में, वही तो उसने एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्मेट में देगा उसको, या तो पोटेंशियल के या काइनेटिक के। तो कितना वर्क डन किसी ने ओवरऑल किया है इस पूरे पाथ पे, तो वो चीज मुझे मालूम चल जाती है। और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, जब यहां से आपके पास आ गया ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, इसका भी हमने प्रूफ किया था, याद करना, इसका भी प्रूफ कैसे किया था, इसको हमने वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को क्या बोला था, एफ डॉट डी आर से लिखा था। फंक्शन ये क्या होता है, सेंट्रल फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ दिस वन, हमेशा ऐसे कैसे आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला आता है। और यहाँ पे हमने इसको फॉर्मेट में लिया था, डी आर इसका वेक्टर है, सॉरी आर वेक्टर, ऐसे कम, अगर ये तो आपके पास ये है वेक्टर फॉर्मेट है, एफ डॉट डी आर यही होता है, और इसका इंटीग्रेशन होगा, ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसके जगह रखते थे वैल्यू, ये आर कैप होगा, आर कैप। फिर डी आर कैसे आप लेके जाते थे, तो इधर की ओर ले जा रहे हैं तो इस छोटे से पोर्शन का डी आर का एरिया, ये वो निकालते थे, ये डायरेक्शन, और फिर डॉट प्रोडक्ट लेके फिर इसको इंटीग्रेट करते थे,
तो वो चीजें हम आता था और वहां से हमने सीख लिया था कि ये चीज change in minus times change in potential energy is equal to the work done by the conservative force. हालांकि इसको ऊपर क्वेश्चंस करोगे तो अभी आएगा, धीरे धीरे भी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो धीरे धीरे अब आपका कॉन्सेप्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो उसी के ऊपर क्वेश्चन बोलते मान लेते हैं कि यहाँ पे R1 पे इसके पास एनर्जी था UI, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। M2 हमारे पास टेस्ट मास है। अब इसको हमने उठा के कहीं और दूसरे पे ला दिया है और ये कहते हैं RF पे ले जाते हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा भैया, आपने पहले से उठा के उसको दूसरे जगह पे रखा है। तो ये फोर्स यही वाली चीजें आती है, चेंज इन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द वर्क डन बाय दिस। ये पूरा क्या हो गया, ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ये वाला सेक्शन। ये माइनस बाहर लगा रहे, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस टाइम डब्ल्यू सी, ठीक है। ये यहाँ पे फोर्स का डेफिनेशन अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर आर कैप, बस यही चेंज आएगा। और वहां से भी इंफिनिटी से उठा के यहां तक रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा करते हैं, एक चीज देखो इसमें एक गेम खेलते हैं ग्रेविटेशन वाले में। अगर मान लेते हैं कि एक सोर्स मास है, इस पॉइंट से उठा के यहां तक रख रहा है, तो यहां हम जानते हैं u इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे u ग्रेविटेशन के, सॉरी v के टर्म्स में बात करूं, v एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो v आती है वो निगेटिव आती है। यानी यहां से उठा के यहां तक रखने में क्या हुआ होगा, मेरा पोटेंशियल इसके पास इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे पहले था ये पार्टिकल, अब दूसरे पॉइंट पे आ गया है। पहले ए डैश पे था जो इन्फिनाइट पे लाई कर रहा है, अब ए पे आ गया है। अब इस पार्टिकल को क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ है, पॉइंट चेंज हो गया जहां पे पहले था, इस कारण से यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, इस पार्टिकल की टेस्ट मास की, टेस्ट चार्ज, सॉरी टेस्ट मास की यहाँ पे। तो ए पे टेस्ट मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, m टाइम्स v। ये v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेम चीज वहां यूज करते थे, v टाइम्स q, तो वो क्या देता था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब स्टोरी बनते जाएगी। अब देखिए यहां से अगर मान लेते हैं, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो गई, सिंपल सी बात है। अगर m टाइम्स v करेंगे तो ये v मतलब पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये v मतलब वेलोसिटी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ इसका अर्थ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हुई होगी। अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए इसके ऊपर, यहां से ए डैश से ए तक पक्की बात है दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, मैं आंख मूंद के बोल रहा हूँ, ये होगा, ये एक्सटर्नल होगा, और दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि सर यहां से पिक अप एंड पुट कर रहे हो, यानी इसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज इस ए डैश से ए ट्रांजिशन में 0 है। तो सर ये वी एक्सटर्नल यहां पे आपके पास देखिए आता है माइनस टाइम वी एक्सटर्नल इक्वल टू वी सी, और ये रहा आपके पास, यहां लगा देता हूं माइनस वी सी। अब सर ये माइनस वी सी, यही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई यानी डिक्रीज हो गई है, यानी वर्क डन निगेटिव आएगा, एक्सटर्नल फोर्स निगेटिव आ रहा है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सर यहां से अगर आप ड्रॉप कर दोगे ना, जस्ट हल्का सा यहाँ पे से आप मास को ड्रॉप कर दो, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद से खुद वहां पहुंच जाएगा। आपका एक्सटर्नल फोर्स पता है क्या कर रहा है सर, आपका एक्सटर्नल फोर्स ए डैश से ए तक जब जा रहा है, तो उसके बाद क्योंकि अगर अपने आप जाएगा, तो अपने आप जाएगा तो ए पे जाके वहां क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। इसका भी हम केस देखेंगे। तो यहाँ ए डैश से ए पे जा रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो गया होगा। तो यहाँ पे जो ए पे जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, उसी काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए, उस सिस्टम से, इस पार्टिकल से निकालने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा है, और तब वहां पे रेस्ट पे बना दिया है उसको।
तो वो आपका एक्सटर्नल फोर्स वो काम कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, बार बार हर बार फोर्स लगा रहा है कि इसकी वेलोसिटी कम की जाए, कम की जाए, कम की जाए। जहां जैसे जैसे बाहर है, नीचे से आ रहा है, वो अपने आप फील्ड के इफेक्ट के कारण अपने आप गिरने चाह रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम करके ऐसे होल्ड करके ला रहे हो। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे रोकने का काम कर रहे हैं। चार्ज के केस में देखेंगे, वहां पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट आपके पास टेस्ट पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखेंगे वर्क डन, यहाँ से आपको स्टार्ट किया है सर, यहाँ पे v इंफिनिटी पे आपने 0 माना था सर, कोई पॉइंट पे लेके आते हैं इस बार पॉइंट ए, फिर यहाँ से a डैश से a आपको उठा के लाए, कौन किसको लाए हैं, टेस्ट चार्ज को। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी सर। यहाँ पे v पॉजिटिव आता है सर, यहाँ पे याद रखिएगा KQ/R ऐसे पॉजिटिव आते हैं तो v पॉजिटिव, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी m इंटू वी, q इंटू वी, तो u भी पॉजिटिव, क्योंकि q तो पॉजिटिव होगा, q नॉट टेस्ट मास टेस्ट चार्ज का हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं q का, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ भैया, uf माइनस ui, तो ui इसका 0 था और uf आपके पास पॉजिटिव है, तो यानी पॉजिटिव, यानी इसका अर्थ सर यहाँ पे सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो सर यहाँ से उठा के यहाँ तक लाए ना सर, आंख मूंद करके मैं बात करना चाहता हूँ सर, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव करेगा ही करेगा, क्योंकि फील्ड है तो फील्ड के अंदर में रहोगे तो फील्ड वाला जो सोर्स चार्ज आपके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, आप ये समझते हो, तो वो तो लगाएगा ही लगाएगा, एक आप अपना लगा रहे हो कि कहीं कुछ घटा बढ़ा तो मैं कर सकूं कुछ काम, वो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं इधर ही लगा रहे हो या इधर ही लगा रहे हो, कैसे भी लगा रहे हो एक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो सर आपने ये लगा दिया कि ठीक है सर ये हो जाएगा, और आ रहा है सर कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपने सेम चीज काम करोगे तो VC प्लस वी एक्सटर्नल इक्वल टू 0 सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे आप देखिए चेंज, क्योंकि यहाँ से फिर से वही वाला काम कर रहे हो सर, पिकअप एंड पुट वाला काम कर रहे हो सर, तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी सर, यानी इसका माइनस WC इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल होगा। यहाँ पे ये फिर वही हो जाएगी डेल्टा यू, यहाँ पे डेल्टा यू पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव आ रहा है। इसका अर्थ सर, इसका अर्थ है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव, इसका अर्थ है कि आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, इस टेस्ट चार्ज को अंदर में घुसेरने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, घुसेरने के लिए, उसको सिर्फ रोकने के लिए नहीं। समझ में आया ये स्टोरी? यस सर। अब देखो यही काम स्टोरी, अब देखो अब यह चीज आ गई, और ये M1 से हम हमेशा याद रखिएगा, M1 हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसी से हम लोग सब कुछ नापते हैं, यहीं से बैठ के नापते हैं, सब कुछ इसी से नापा जाता है। इस पार्टिकल का आइसोलेशन क्या हो रहा है, इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, सब यहीं से नापा जाता है। तो M1 को फिक्स हो गया भैया मैं इसी पे बैठ के देखूंगा, मैं इसी पे बैठ के देखूंगा तो फिक्स हो गया। M2 को मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे मतलब ही नहीं है कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो भी मुझे नहीं दिखेगा कि मैं मूव कर रहा हूँ, मैं उसी पे बैठा हुआ। तुम गाड़ी पे बैठ के कभी देखते हो कि गाड़ी को दिखता है कि अरे भैया गाड़ी छूट गई मेरी, आगे चली गई, तुम गाड़ी के साथ मूव करते रहते हो। तो ये एक प्रकार से फिक्स हो गया, और सारा कुछ इसके ऑब्जर्वेशन में देखे जाते हैं, M1 के फ्रेम से देखे जाते हैं। इसी के लिए हम बोलते हैं मैं M2 को बहुत छोटा लिया जाता है, बहुत छोटा लिया जाता है M1 से, क्योंकि इसके ऊपर एसिलरेट ना कर पाए, ये एसिलरेट हो गया तो ये नॉन इनर्शियल फिल्म बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है भैया, यही काम चलते रहेगा। अब बताइए, अब दूसरा केस आएगा, ये यहां से उठा के रख दिया, अब एक केस आपके पास ये वाला चलो ठीक है, ये सारा कुछ आएगा। ये याद रखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो अगेन होता है जैसे यहाँ पे लिखेंगे M इंटू वी, तो यहाँ पे अगर आपके पास डेल्टा वी, सॉरी, तो यहाँ इसको लिखेंगे M, कहाँ से, ये डेल्टा U को लिखेंगे UF माइनस UI, तो डेल्टा वी होगा VF माइनस VI, इसको फिर अलग अलग करेंगे MVF माइनस MVI, और यही हो जाता है UF और UI, और ये V का जो फॉर्मूला है
ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो आगे निकालेंगे किसके लिए क्या होता है, लेकिन हम जानते हैं वहां पे क्या पढ़ रखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था, KQ/R पढ़ा था कि नहीं? Yes, sir. भूल गए सर? अरे सर, ये फॉर्मूला इस बेसिस पे बनना चाहिए। तो किसी पॉइंट P पे जो अगर इसका किसी पॉइंट P पे अगर M1 अगर इसका सोर्स मास है, किसी पॉइंट P पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, -GM/R। ये पॉइंट सोर्स मास के लिए, सबके लिए अलग अलग आते जाएगा। तो किसी भी पॉइंट के लिए P के लिए हम V के बारे में जानते हैं और उस बेसिस पे U के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास के लिए खासतौर से तो आपके लिए ये आता है। क्यों, कैसे आया भैया? तो वही वाली बात है, यहाँ पे देख लेना, UF माइनस UI दिस इज इक्वल टू अगेन M इंटू यहाँ पे पॉइंट मास के लिए -GM/, कहां से कहां तक चला है, तो पहले चला है आपका, स्टार्ट किया है कहां से, पहले R1 था, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा डेल VF माइनस VI, तो पहले R2 रखना पड़ेगा, माइनस टाइम -GM/R1 और दिस इज इक्वल टू G। अब ये कैपिटल G और M कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद अरे एक इधर लेते हैं और इसके बाद इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो R1 पॉजिटिव रह जाएगा, R2 निगेटिव हो जाएगा। तो ये आता है, ये बात समझ में आ गया? क्वेश्चंस कीजिएगा, आएगा। ठीक है, यस सर। और ये सारे फॉर्मूलाज आते जाते हैं कि यहाँ पे अब देखिए, और वही वाली बात है, यहाँ से हम अगर मान लो किसी पॉइंट पे यही वाली उल्टा स्टोरी करना है, उल्टा सीधा काम करते रहना है इनको। अब यहाँ पे से आप बोल सकते हो ना, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जा सकता है, तो बोलोगे कि सर M/V होगा। अगर मान लेते कि किसी पॉइंट पे अगर आप ऐसे लिख रहे हो डेल्टा U, आप बोलते हो क्या लिखते हो, -डेल्टा V। आप लिख रहे हो UF माइनस UI इज इक्वल टू माइनस, ये V है बेटा, V, ये हो जाएगा VF माइनस VI। सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सर आप UI यानी VI आप ले लीजिए, I जो आपका पॉइंट हो इंफिनिटी पे लाई करता हो, तो ये हो जाएगा V इंफिनिटी, ये हो जाएगा V इंफिनिटी, ये दोनों जीरो हो जाते हैं। UF यानी उस पॉइंट पे, पॉइंट P पे, वो पॉइंट जहां तक ला के रखे, M इंटू क्या हो जाता है, VF, V एट दैट पॉइंट, और इसी को डिवाइड कर देंगे UP यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय देयर मास, दिस इज इक्वल टू VP, यानी उस पॉइंट पे क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे देता है। ठीक है, यही वाली स्टोरी रहती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल को, फील्ड को कैसे एक्सप्लेन करते थे, फोर्स बाय मास से। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ दैट टेस्ट मास डिवाइडेड बाय देयर मास। तो वो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देते हैं। ठीक है, और अब यही लास्ट वाला केस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सारी चीजें यही आ जाती है, ये देखिए यही आ जाती है। आर पे पोटेंशियल एनर्जी किसी टेस्ट मास की क्या होगी, तो -GM1M2/R। ठीक है, अब ये चीज आप देखिए। अब एक बात बताइए, यानी इस पॉइंट पे P पे अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन दे हैव अ सर्टेन एनर्जी, वी कॉल इट एज अ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑफ द सर्टेन पोजीशन ही तो है किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट P पॉइंट पे ये M2 लाई कर रहा है, तभी इसके अंदर एक एनर्जी आ रही है। अगर यही पार्टिकल Q पे लाई करती थी, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये एनर्जी किसके कारण आ रही है, आपके पोजीशन के कारण, किसी लोकेशन के कारण आ रही है कि आप उस जगह एग्जिस्ट करते हो, तो वैसे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ पे जब P पे लाई कर रही है, तो इस P पे M2 का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आप बोलोगे GM1, इट इज द मास ऑफ द सोर्स मास, into M2/R। R इज द सेपरेशन उस टेस्ट मास और सोर्स मास के बीच में, और ये पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट मास के लिए, सॉरी चार्ज क्यों बोलता हूं बार बार, पॉइंट मास के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ दिस पार्टिकल M2 की है। ठीक है, और यही होती है, यही टू सिस्टम में
टू सिस्टम में यही सिस्टम ऑफ द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कहलाती है। अच्छा, कोई किसी ने मैसेज किया। अच्छा, साक्षी मैम आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे उधर भी क्लास लेने जाना है। ये चीज बस एक मैम लास्ट बता देता हूँ, ठीक है मैम। अब देखो सेम चीज बताओ, अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक अर्थ के एक सरफेस से, अब आप क्वेश्चंस पे आ जाओ, इस पॉइंट से, एक पॉइंट से क्वेश्चन लेते हैं सीधे, ये वाला आपको ये वाला मैं थोड़ा बता दूंगा, ये चीज आपको मैं अभी लास्ट में गिनवाते जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मान लेते हैं पूछता है कि द मास ऑफ ए स्पेसक्राफ्ट आपके पास दे रखा है, इट इज टू बी लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सरफेस आउट इनटू द फ्री स्पेस, यानी इसको इंफिनिटी तक भेज देना है। G and capital are given to you. The energy required for this work will be. ठीक है, आपको क्या करना है सर? अर्थ बनाया, क्या करना है? अर्थ बनाया, कहां से उठाए सर? यहां से उठाए, ए कहां तक ले गए? ए डैश कहां है सर? ये इंफिनिटी पे है। अच्छा कोई बात नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ यहां पे सर, मानता हूं कि यहां से यहां तक गया होगा, ए से ए डैश पे गया होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार क्या होगा? वर्क नेट बाई इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लॉन्च किया गया है स्पेसशिप को, यानी यहां रखा हुआ था, लॉन्च किया गया, उसको रेस्ट से उठा के एकदम स्पीड दे दिया गया, यानी इस टाइम पे इसका यूआई क्या होगा? आप क्या लिखोगे यहाँ पे? यूआई क्या लिखोगे? तो बोलोगे कि सर ये तो अर्थ के सरफेस पे है तो 0 है, पीट दूंगा मैं उस समय। रेडियस ऑफ द अर्थ, ये है इस पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के रिस्पेक्टिव, ठीक है, सरफेस से नहीं, अर्थ के रिस्पेक्ट, -GMEM/r। ये r क्या है? रेडियस ऑफ द प्लैनेट अर्थ, ME मास ऑफ द अर्थ, M इसका मास, ठीक है सर। KI क्या है सर? 0 सर। KF यहाँ पे क्या है सर? 0 सर। ले जाके लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सरफेस आउटर इनटू द फ्री स्पेस, जाके जस्ट छोड़ दिया गया, KF 0 सर। UF से इंफिनिटी पे तो 0 होता है सर। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि देखो सर, आप बोलोगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम सर, लाओ सर, लगाओ सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0, ये क्या बटेगा? कंजर्वेटिव एंड प्लस एक्सटर्नल। ये क्या आ गया? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, क्या निकाल लेंगे? इससे निकाल लेंगे, निकलेगा कि नहीं? दिस इज इक्वल टू -ΔU वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। ये जिस रॉकेट से हम लेके गए इस स्पेस क्राफ्ट में, इसमें एक्सटर्नल कौन काम कर रहा है? ये रॉकेट का फोर्स, और ग्रेविटेशन वाला तो काम कर ही रहा है। तो इस स्पेस क्राफ्ट को रॉकेट क्या लॉन्च किया जाता है, ऐसे रॉकेट में के अंदर रख के लॉन्च किया जाता है, तो ये जो रॉकेट फोर्स लगा रहा है वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स में। और वो जो काम करेगा, जो एनर्जी देगा इस सिस्टम को, वो क्या होगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो ये यहां से क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू ΔU। ये माइनस है तो यहाँ पे इधर पे ΔU। समझ में आ गया? यही आंसर आएगा इसमें। ΔU आप कैलकुलेट कर लोगे ना, UF माइनस UI यहां से तो कर लोगे, 0 माइनस। नहीं सर, हमें क्यों काम देते हो सर? हम सर इतना काम करते हैं सर, मेरे से नहीं होगा सर। ये आ गया, कितना होगा G? आप देख लेना, यहाँ पे एक और काम यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखो, ये ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना पोटेंशियल में, खास तौर से ऊपर नीचे R को मल्टीप्लाई कर दो। R क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ये क्या बन जाएगा? ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ बन जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा G0 और इंटू M इंटू R। रखो वैल्यू जल्दी जल्दी। रेडियस का ये मास ऑफ द पार्ट ये कितना दे रखा है? 1000। G0 कितना होता है? 10। R कितना है? 6400 किलोमीटर। इतना आ जाएगा सर आंसर। पीटेंगे तुमको, किलोमीटर में है, ऐसा यूनिट में रखना है तुम्हें सब कुछ,
तब जाके जो एनर्जी आएगी मेरे पास वो जूल में आएगी। समझ में आया क्या? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 64, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लो कहीं मिस्टेक हो जाता है तो छोड़ देना, टीचर को थोड़ा भोला मान के छोड़ देना, सर मिस्टेक कर देते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं ये? अरे भैया इसको 10 से डिवाइड किए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस 10 वाले को इसके साथ ऐड कर दिया और इसको 10 को 6.4 बना दिए। ये सब तो करते रहते हैं, मैथ्स तो ऐसे लगा के जान मुझ के, आंसर सीधा तो देना आता नहीं है हम लोग को, ठीक है? तो कितना ऐसे का आंसर ये आ जाएगा, ऐसे ही करते जाएंगे। आपने एक्सटर्नल फोर्स ने लगाया, क्या लगाया क्या नहीं लगाया मुझे नहीं मतलब है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से यू आई लिख लेंगे और के आई लिखेंगे, यू एफ लिखेंगे, जहां पे ले जाएगा, जहां पे ले जाएगा। कहीं पे वर्क डन ऐसा होगा कि एक्सटर्नल के द्वारा 0 भी होगा। कैसा केस? जैसे आप ड्रॉप करते हो, यहां से ले जाके आप यहां तक ड्रॉप करोगे, यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है क्या? यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेविटी ही काम कर रही है ना। इस पार्टिकल पे, टेस्ट मास पे कोई काम कर रहा है क्या? तभी तो आप कहते हैं, तो तब देखो वहां पे क्या लगता है, WC प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर आप बोल रहे हो कि सर नहीं होगा सर, ये वर्क एक्सटर्नल 0 होना पड़ेगा, कर देते हैं, प्लस WC इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। सर ये हो जाएगा सर, डेल्टा इज इक्वल टू KF माइनस KI होगा सर। अरे इसको अच्छे से लिख ले लो यार। और ये WC क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का माइनस टाइम UF माइनस UI। और यहाँ पे फिर इसको रीअरेंज करो तो यहाँ KF, इसको U, ये देखो भैया यहाँ पे आपको लेते जाओ, सही से अच्छे से लिखो। ये रखा, यहां से आपको लिखोगे तो क्या लिख दोगे? UI, और ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में। अच्छा रहे, मैथमेटिक्स बहुत तंग करते रहती है। UI इसको ऐसे लिखो, माइनस में यहाँ आ जाएगा UF, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके, और यह KF माइनस KI लिखा हुआ है। माइनस वाले को हटा दो, यहां से यहां ले जाओ, KF प्लस UF इज इक्वल टू KI प्लस UI। इसका अर्थ क्या है बेटा? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इनिशियली जो पार्ट, अरे यार ये आई लिखने नहीं देगा मुझे, यहाँ KI है बेटा, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। तो इसका अर्थ क्या है कि इनिशियली जो एनर्जी थी इस पार्टिकल की, कैसी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इसको कहते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन ही तो है ये। जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो उसका मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज्यादा है, काइनेटिक 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, काइनेटिक नॉन 0 और ज्यादा है। समझ में आया? यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ये वर्क एनर्जी थ्योरम में भी काम आ जाती है। ठीक है, यही काम करते रहेंगे बैठ के, सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन इसके बाहर आ जाए तो फिर बोल देना मेरे को, ठीक है? ऐसे बोल मत देना सर एक क्वेश्चन देखिए सर आ गया बाहर से, अब आप पे केस कर रहे हैं सर। ठीक है, यहां तक का कोई डाउट? नो सर। मैम नो सर। मैम हाँ मैम भेज रही। चलो मैम मेरे को अभी लेट हो रहा है मैम, अभी यहाँ पे फिर मेरे को जाना है अभी नीट वाले के पास। अरे यार लो, ठीक है मैम, चलो आप ले लो क्लास, और होस्ट पहले बना दूं, पहली बात इंपॉर्टेंट। देखो फिजिक्स में ना बेटा बस यही करते रहना, क्वेश्चंस करते रहो, हाँ कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, घुमाते फिराते रहता है बस, फिजिक्स और कुछ नहीं करेगा। मैथ्स के लेके ना बस तुम लोग को डरा देता है कि मैथ्स है बस, और कुछ नहीं करता है।